बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ के आईने में। आज हम एक ऐसे अलमी पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। रावलपिंडी समेत मुल्क भर में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद, क़त्ल-ओ-गारत और जिनसी जराइम के वाक़यात में तशवीशनाक इज़ाफ़ा हो रहा है। आखिर हम यहाँ पर बात ये करना चाहेंगे कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, कानून की गिरफ्त के बावजूद जराइम क्यों नहीं रुक रहे। इन तमाम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान साहब, और उनके साथ ही मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कैसर खान साहब। आप अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं इस वक्त के हमारे, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि इस वक्त जो सा है हमारे पास इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, जैसे एक 16 साल की लड़की का ज्यादती का मामला। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चों के हुआ की भी काफी इस तरह के मामला। और सबसे एक दर्दनाक अगर हम बात करें यहाँ पर कि लाहौर में आपने सुना होगा कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। तो इन्हीं तमाम वाकयात पे बात करने के लिए मेरा सबसे पहले जो आपसे सवाल है वो सवाल ये है कि मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों पर बढ़ते हुए तशद्दुद की बुनियादी नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? जी, बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद की जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इनमें सिर्फ जो हम नफ्सियाती वजूहात हैं सिर्फ उनको हम बुनियाद नहीं बना सकते। इनमें वजूहात में हम सोशल, साइकोलॉजिकल और साथ में जो इकनॉमिकल फैक्टर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। नफ्सियाती जो है 90% जो हमारे पास आवाम आती है, मरीज़ आते हैं, मोस्टली तो उनमें जो 90% देखा जाता है जो साइकेट्रिक इलनेस पाई जाती है। काफ़ी हद तक नफ्सियाती वजूहात इसमें हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है कुछ डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ जो मतलब को उसमें फिर डिप्रेशन की वजूहात हो सकती हैं। वजूहात में ये हो सकता है कि उनको इकनॉमिकली कोई उनको इशू चल रहा है घर में। दूसरा जो दूसरा एक तो इकनॉमिकली देख सकते हैं, दूसरा सोशल जो मीडिया है इसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है, जिसमें आजकल दौड़ लगी हुई है हर तरफ के आगे निकलने की कोशिश में, हसद में। तो इस तरह के जो मामलात हैं इसमें हम सिर्फ नफ्सियाती जो है ना फैक्टर को नहीं देखेंगे। हम नफ्सियाती का रोल मोस्टली सबसे ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें जो है हम कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर सबको जो जी जिम्मेदार है। बिल्कुल। सर, साथ ही इस मामले में आपसे भी एक राय लेना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, जैसे भी हमने बात की कि एक माँ ने लाहौर में अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, तो ये तो इतना सेंसिटिव रिश्ता है, इतना कि बंदा सोच के दिल दहल जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए शमा, ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो दिन पर दिन तूल पकड़ते जा रहे हैं और माशरा हमारा बिगाड़ की तरफ जा रहा है। सुधार उसमें नहीं नज़र आ रहा। हम अपनी रवायात भी भूल चुके हैं, इस्लामी तर्ज़ अमल भी भूल चुके हैं, और कुछ हुकूमत के भी करने के काम हैं जो सही मायनों में परवान नहीं चढ़ रहे। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे बड़ी बदतर सूरत हाल भी है। और अगर आपके इस सवाल तक अगर महदूद रहा जाए तो वो ये है कि देखें, एक माँ है, मैं नहीं समझता कि माँ का इतना जिगरा हो, या माँ जो अपने कोख में उस बच्चे को रखती है, फिर जन्म देती है, फिर उसको पालती पोसती है, और बड़ा मुश्किल काम है, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को ज़बह कर देना। लामहला इसके पीछे कुछ उनसर होंगे जो वजह अनाथ बनी है, जो वजह कत्ल बनी है। लामहला उसमें डॉक्टर साहब ने भी जैसे फरमाया कि उसमें हमारे जो ज़हनी इख्तिराएँ हैं, घरेलू मसाइल भी हैं, और उसके बाद अपनी ख्वाहिशात भी हैं, जिनकी तकमील के लिए, उनको पाने के लिए फिर हम उस हद को भी क्रॉस कर जाते हैं जो कि नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। ये उसी का अंसर है कि 3 बच्चों को, अव्वल तो ये सवाल तो 100% है कि माँ कत्ल कर ही नहीं सकती। ये एक सवालिया निशान हमारे माशरे के लिए भी है, रवायात को भी देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर हुआ तो इट्स मीन के उसके पीछे कुछ अनासर मौजूद है। आपने अभी जैसे हमने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, मेंटलिस्टिक अप्रोच भी है, तो क्या शायद ये इसको भी, जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास, उस पर भी बात की जा सकती है। जैसे कि एक औरत जैसे उसको घर में बेसिक नीड्स नहीं मिल रही होती हैं, और फिर उसके ऊपर जैसे उन्होंने बात की सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं इसका सदेबाग बन रहा है, इसकी वजूहात में शामिल है। तो साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि
क्या वाकया ही जराइम में इजाफा हो रहा है या फिर जो है रिपोर्टिंग बेहतर होने की वजह से केसेस सामने? नहीं, ये कहना कि रिपोर्टिंग बढ़ी है या रिपोर्टिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जराइम की अगर देखा जाए, जराइम उससे पहले बढ़े हैं। रिपोर्टिंग बाद में आती है। एक एक्ट होता है, उसका रिएक्ट आता है। रिपोर्टिंग जो है रिएक्ट है, जो हम रिपोर्ट करते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तूल पकड़ते जा रहे हैं, और हकीकत ये है कि मीडिया ने उनसे पर्दा उठाया है, और जो असल हक़ाइक़ है वो आवाम के सामने लाए गए हैं, माशरे के सामने रखे गए हैं। और ये बिगड़ते हुए जो मसाइल हैं और जो वाक़यात हैं, ये वाज़िया बिगाड़ हैं हमारे सिस्टम के। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने जिक्र किया था घरेलू माहौल और तरबियत, इस मसले में कितना किरदार अदा करता है? देखिए, घरेलू माहौल सबसे पहले जो है, आपको पता है कि जो इंसान की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, ऐसा है। ठीक है। तरबियत सबसे पहला फैक्टर आता है। हम्म, असल में यहाँ पे पाया जाता है कि अब घरेलू मामलात में अब जो हमारे जो अब बन गई है, जो पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, अब जो है हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए हैं। हर बंदा आइसोलेशन में चला गया है, ठीक है। तो इसमें जो तरबियत का मामलात हैं, तो क्योंकि बच्चों को अपने वालिदैन टाइम नहीं दे, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि बच्चे अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चे जो है ना अपने मामलात अपने वालिदैन के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एक जो जो एतमाद का फुकदान है बच्चों और वालिदैन में, तो इस चीज़ को देखेंगे। अगर तरबियत तो बुनियादी जो है ना फैक्टर आ जाता है कि अगर तरबियत ही अच्छी होगी, वालिदैन अपने बच्चों को बाउंड्रीज़ बता दें कि आपकी ये लिमिट्स हैं, तो इस तरह के जो जराइम हैं इनमें कमी आएगी। ठीक है, जैसे अभी आपने बात की कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को होम एजुकेशन दें, उनको बेसिक जो सा है रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए मुकर्रर कर दिए जाए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि पेरेंट्स कितना कंट्रोल रख सकते हैं, अगर वो जॉब पे मौजूद हैं, वो घर पर मौजूद नहीं है, तो सोशल मीडिया जिसपे फहाशी और तशद्दुद आमेज अमवात जो सा है उसका इंसानी रवैये पर भी गहरा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है इसके? सोशल मीडिया में असल में ये है कि अब सोशल मीडिया में जिस तरह है कि मिसाल के तौर पर हम टिकटॉक को ले लें, यूट्यूब को ले लें, तो व्यूज़ के चक्कर में हर बंदा जो कंटेंट बना रहा है, इंतहाई बेहुदा किस्म का कंटेंट बनाया जा रहा है, कि मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि इस कंटेंट से आप जो बना रहे हैं उससे आगे वाले को उस पे ज़हन पे क्या असर पड़ेगा। तो सोशल मीडिया में अगर बच्चे इस तरह का कंटेंट्स देखें, अच्छा कंटेंट्स आए सोशल मीडिया के अंदर जहाँ पे जिसमें तशद्दुद के वाक़यात ना हों, जिसमें हम जो है तशद्दुद को हीरोइज़्म के तौर पे पेश ना करें। जिस तरह आप हमारे मीडिया में जो है ऐसे ड्रामे पेश किए जाते हैं जिसमें तशद्दुद को ज़्यादा बढ़ा के हीरोइज़्म के तौर पे पेश किया जा रहा है। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो बच्चों में खुद ब खुद तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक हो गया। ये सब क्या कहेंगे इस हवाले से? आप देखें, जहाँ पर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, चेक एंड बैलेंस भी एडवाइस पे तमाम नुकात हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो भी इस पे कुछ रूल्स बनाकर या कुछ इस पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? शमा, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कागज़ों में अगर इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत बेहतर नज़र आती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उसमें एक खला जो है वो मौजूद है। चंद बड़े केसेस के अलावा जो छोटे केसेस हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो केस हो रहे हैं आवाम के साथ, उनकी हालत जो है बड़ी अबतर है। और ये उस वक्त तक इसमें सुधार नहीं आएगा जब तक कानून अपना रास्ता नहीं लेगा और बोथ साइड से जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं होगी और बोथ साइड पे उन पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तब तक ये बिगाड़ रहेगा। कानून की अमल दरामद जो है उस पे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं नॉर्म एंड वैल्यू जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि जो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, क्या वो उस पैमाने को कभी समझ पाएगी जो हमारे इक़्तिदार को हमारी रवायात थी? मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत पीछे है क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो वालिदैन हैं, गो के सारी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे है। कुछ इक़दार होते हैं
जैसे घर में उनकी जो घर के जो दीगर रिलेटिव्स हैं वो मौजूद रहते हैं। हमारे भी वालिदैन जब घर पे नहीं होते थे तो हमारे जो रिलेटिव्स थे, जो हमारी बहनें थी, हमारे जो भाई थे, वो हमारी परवरिश उसी तरह करते थे जैसे वालिदैन हैं। आजकल वो सिलसिला भी नहीं है, हर बंदा मसरूफ़ है, रात को लेट गए वो घर जाते हैं, अब बहुत जल्दी अपने कामों पे निकल जाते हैं, और जब वापस आते हैं बच्चे या सोए होते हैं या फिर वो स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं और निकल चुके होते हैं। बहुत मुश्किल है इसमें, अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे दें और रवायात की तरफ उनको रग़बत दें, इस्लाम की तरफ रग़बत दें, तो उम्मीद है कि वो चीज़ें दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसी तरह से भी हम बात कर रहे हैं, आइसोलेशन पे बात हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन पे बात हो रही है, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हम एक स्पून फीडिंग इन्वायरमेंट में डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो क्या समझते हैं, क्या ये वाक़यात ज़हनी बीमारी का नतीजा है या फिर ये माशरती बिगाड़ का एक अक्स है, क्या समझते हैं इस बारे में? जी, इसमें ज़हनी जो बीमारी है उसमें काफ़ी हद तक उनका रोल है। माशरती बिगाड़ तो आप पहले से जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया या इस तरह मीडिया में, तो हम जो है ना इस्लामी इक़दार को खो रहे हैं, हम मगरिब को फॉलो करने के चक्कर में जो है पड़े हुए हैं। तो ज़हनी मामलात में इसी वजह से जो हम सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें, तो इसी वजह से ज़हनी जो है ना हमारे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, हम सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आपने अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक, एक सर्केडियन रिदम रखा है जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो हार्मोन्स होते हैं एक टाइम पे रिलीज होते हैं, सबके अपने अपने, कोई आपके मूड को बेहतर करता है, कोई आपकी एनर्जी को बेहतर करता है। तो हमारी जो रूटीन है, अगर नाइट पे अभी कुछ जो हार्मोन्स होते हैं जिन्होंने अब नाइट पे जो है ना अपना मतलब उन्होंने रिलीज़ होना है और उन्होंने अपना काम दिखाना है, तो इस तरह के जो हमारी रूटीन बन गई है, हम ज़्यादा नाइट पे हम ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं या हम स्क्रीन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास जो साइकेट्रिक जो नफ्सियाती मामलात हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैंने देखा कि तकरीबन 90% जो वो लोग जो नाइट जॉब्स करते हैं, उनमें से 90% जो ऐसे थे जिनमें जो मामलात सिर्फ नफ्सियाती थे, ठीक है। तो हम जो है ना स्क्रीन टाइम अगर कम करें और अगर हमारी जो अपने लिए टाइम निकालें, जो हम जो दूसरा इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारा मुल्क जो है हम हर इतने जो है ना मामलात कंट्रोल नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, तो हर बंदा जो है कोई नाइट जॉब्स करने के चक्कर में ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी के लिए जो है नींद पूरी नहीं है, नींद पूरी ना होने की वजह से भी जो नफ्सियाती मामलात पैदा हो रहे हैं। ठीक हो गया। आप इन तमाम मामलात में डॉक्टर हज़रात का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर्स के देखें, वही मैंने कहा कि हमारे पास जो ज़्यादातर आवाम आती है उनमें से 90% ये देखे जाते हैं नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। तो नफ्सियाती ऐसा मसला है कि वो कोई आगे जो जिस बंदे के साथ मसला चल रहा है नफ्सियाती, वो आगे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर्स का काम है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन जो है डॉक्टर पहचान लेते हैं कि इसको नफ्सियाती मामला चल रहे हैं, एक्चुअल में उनको कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर्स का काम है कि उनको या तो साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स हैं उनके पास उनको रेफ़र करें, या उनको पहले से बताएं कि जी आपके साथ ये मामला चल रहे हैं, और उनको अश्योर करें कि आपके साथ जो है ना रियल में कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि डॉक्टर इस तरह करते हैं कि एक बंदा आया है, उसको कोई इशू नहीं है, डॉक्टर जानता है कि उसको जो है अभी जो नफ्सियाती मामलात, मिसाल के तौर पर पैनिक जो है अटैक में है, उसमें पेशेंट जो होते हैं बेहोशी की हालत में भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको कोई इंजेक्शन दे दिया तो वो चले जाते हैं, मतलब उनको बताते नहीं है कि आपके साथ असल में मामला क्या चल रहा है। अगर हम इंजेक्शन दे के भेज देंगे मरीज़, वो ये समझ लेगा कि आप जो मेरा जो मसला है वो इंजेक्शन से ही बेहतर होने वाला है। तो डॉक्टर्स का इस चीज़ में काफ़ी रोल है। आप 90% उनके पास जो हमारे पास आवाम आ रही है वो नफ्सियाती जो है ना तो बीमारियों का शिकार हैं, कोई डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, जो साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, हम उनको रोल आउट करें, उनका जो प्रॉपर जो साइकेट्रिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको रेफ़र करें और उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि आपके साथ मामला क्या चल रहा है। दीजिए, उनको फिगर आउट करना चाहिए। जी, किस मतलब क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी उन्होंने कहा कि हमारी जो है बॉडी जो है उसको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही हम मफलूज होकर रह गए, इन शॉर्ट कहने का ज़रिए, लेकिन अब क्या सोचते हैं कि रियासत और मुआशरा मिलकर इस मसले का हल कैसे निकाल सकते? देखें, अगर हम अपनी रवायात की तरफ, मैं तो फिर वही पे डिस्कस लाजमी करूँगा इसको कि हमें अपनी रवायात को देखनी चाहिए, हमें अपने इख्तियारात को देखना चाहिए, हमें अपनी फैमिली को सबसे पहले देखना चाहिए, जो कि ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, और हम सोशल मीडिया को और अपने कामों में बिज़ी रह के
जब अपने कामों से बिज़ी होके वापस आते हैं, थके हारे होते हैं, फिर हम बच्चों को टाइम देने की बजाय फिर मोबाइल उठाते हैं और अपने आँखों के सामने रख लेते हैं और बेहुदा किस्म की वाहियात किस्म की चीज़ें भी देखते रहते हैं। वही इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है, फिर हम उनको टाइम नहीं दे सकते। मेरी वालिदैन से ये इस्तदा है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि आपकी जो आगे की नस्ल बढ़ाना या आपको आगे परवान चढ़ाना या इस ख़ानदान को परवान चढ़ाना वो आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी बनेगी। जब तक कि ये बाकिरदार और बाइख़लाक़ शहरी नहीं बनेंगे तो आपकी सारी मेहनत जितनी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारी सिफ़र हो जाएगी। बेहतर है कि अपने बच्चों को टाइम दें। एक छोटा-सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊँ कि बहुत अरसा पहले हम देखा करते थे कि मोहल्ले जो होते थे, उस वक़्त इतनी आबादियाँ नहीं हैं, मोहल्ले जो होते थे वो हर मोहल्ले के चौराहों पे जो इंट्रेंस है और एग्ज़िट है, वहाँ पे कुछ बुज़ुर्गीन बैठे होते थे और वो बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखते थे, बेशक वो आपका बच्चा है या किसी का भी है। वो नज़र रखते थे और पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो? फलाँ जगह जा रहा हूँ, वापस भागो। मारते भी थे, गालियाँ भी देते थे और हमारे पीछे भाग के हमें जूते भी मारते थे और भाग के हम अपने घर वापस आए। घर में आके शिकायत करते थे कि हमें फलाँ बुज़ुर्ग ने ये कहा, गालियाँ दी। उन्होंने कहा वो ठीक है, तुम गलत हो। आज उसी चीज़ को वापस रिव्यू करने की ज़रूरत है, उन्हीं तरफ इक़्तिदार की तरफ जाने की ज़रूरत है। दिखलावे की और जो चमक की ज़िंदगी है और अपना स्टेटस को बनाने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए जो मैं है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली। आप दोनों की आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा कि कहीं न कहीं हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ पर सिर्फ जिस्मानी सेहत ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है ज़हनी सेहत का भी दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम तमाम पहलुओं पर नज़र नहीं रखेंगे, तमाम पहलुओं पर रोशनी नहीं डालेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे हर घर से एक ऐसी कहानी ज़रूर निकलेगी जैसे आप अभी ये देख रहे हैं, जराइम में इज़ाफ़ा भी हो रहा है। ये तमाम जो है ज़हनी मिसाइल की जो एक पिक्चर को पोर्ट्रे करते हैं और यही हम यहाँ पर ये बात देखते हैं कि रिश्तों की बुनियादी जो बुनियादें हैं, नफ्सियाती दबाव और ज़हनी मसाइल के बोझ तले दबकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मामलात रोनुमा होते हैं। तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, रवैयों का जो है बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, रवैयों का जायज़ा लें। आप खुद कहाँ पर गलत हैं, लाज़मी नहीं कि हमेशा आप ही जो है सही हैं, और दूसरे को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इन तमाम मसाइल का सद्भाव कर सकें। ये तमाम जो मसाइल हैं, इनके जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो और हमें इन तमाम मसाइल से निपटने की ताकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।